प्लूटोनिया के योद्धा वैतरना ग्रह पहुंच गए थे, जिससे मार्कस के योद्धाओं को उम्मीद की एक नई किरण दिख गई थी। वहीं इस वक्त लेवीरिया में तेजी से हवा को चीरती हुई एक रोशनी आसमान में आगे बढ़ रही थी। उसकी शक्तियों से एक तिलिस्मी जानवर की हल्की दहाड़े सुनाई देती गई। हैरान कर देने वाली रफ्तार में आगे बढ़ते हुए ध्रुवांश ने जमीन की तरफ देखा, जो तेजी से उससे दूर होती जा रही थी। ये नजारा देखकर उसकी आंखों में तारीफ भरे भाव आ गए। श्वेत वर्धक कला की रफ्तार सच में बहुत ही ज्यादा तेज थी। अब ध्रुवांश को जरा भी हैरानी नहीं हो रही थी कि अमोघनाथ श्वेत योद्धा कैसे दागबार दरिंदा महल के कई ताकतवर योद्धाओं के घेरे से आसानी से बचकर निकल पाया था। ध्रुवांश को श्वेत वर्धक कला अभी तक जितनी समझ आई थी, उसके मुताबिक वो जानता था कि ये कला मोटे तौर पर कुछ हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा था श्वेत साया, दूसरा हिस्सा था श्वेत वर्धन और तीसरा हिस्सा था श्वेत अदृश्यम। अब जो कि वो एक महावीर बन गया था, इसलिए उसकी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में ध्रुवांश की श्वेत वर्धक कला दूसरे हिस्से यानी श्वेत वर्धन तक पहुंच गई थी। इस हिस्से पर पहुंचने के बाद किसी की भी चेतना शक्ति उसके शरीर से एक विशाल श्वेत ड्रैगन बाहर निकालने में कामयाब हो सकती थी। ये विशाल ड्रैगन ध्रुवांश को उठाकर आसमान और जमीन के पार ले जा सकता था, और इसकी रफ्तार ऐसी थी मानो वो तारों और चांद का पीछा कर रही हो। ध्रुवांश को यकीन था कि उसकी इस रफ्तार के सामने वो माहिर योद्धा जो त्रिकोण खतरों में से पहले यानी विकट खतरे को पार कर चुके थे, वो भी उसे पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से ध्रुवांश ने इतने सारे काबिल योद्धाओं की नजरों के सामने से जो उस खजाने पर घात लगाए बैठे थे, उसे चुराने की हिम्मत की थी। उसे पूरा भरोसा था कि खजाना चुराने के बाद वो वहां से सही सलामत बचकर निकल सकता था। ये सब सोचकर ध्रुवांश ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं मुझे तीसरे हिस्से श्वेत अदृश्यम तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। कहा जाता था कि अगर कोई श्वेत वर्धक कला को श्वेत अदृश्यम वाले हिस्से तक सीख ले तो वो अपने शरीर को एक विशाल सफेद ड्रैगन में बदल सकता था, और उस वक्त वो अंतरिक्ष को चीर कर निकल सकता था। यहाँ तक कि कोई अमोघनाथ भी उसके सामने धूल चाटते रह जाते। एक पल के लिए ध्रुवांश के मन में उस ताकत को पाने की इच्छा जागी, लेकिन फिर उसने अपनी मौजूदा हालत के बारे में सोचते हुए खुद को जैसे तैसे संभाला। उसने अपने पीछे देखना शुरू किया, जहां बहुत दूर उसे हल्की हल्की चेतना शक्तियों की हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग अभी भी उससे वो खजाना छीनने की कोशिश करने में लगे हुए थे। इस पर ध्रुवांश ने खुद से बड़बड़ाते हुए अपना इरादा जाहिर किया, मुझे सबसे पहले कुछ देर छुपने के लिए और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। इसके अलावा वो ये देखने के लिए भी बेसब्री से परेशान हो रहा था कि आखिर उस शक्ति रूप की हड्डी का फायदा क्या था। जैसे ये ख्याल उसके दिमाग में आया, ध्रुवांश ने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू की। एक ही पल में वो आसमान में कहीं गायब हो गया। कुछ देर बाद वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों के बीच जा पहुंचा। अपनी आस्तीन लहराते ही उसके नीचे मौजूद विशाल ड्रैगन का साया गायब हो गया, और वो तेजी से नीचे उतरते हुए एक छिपी हुई पहाड़ी घाटी में पहुंच गया। उस पहाड़ी घाटी की गहराई में ध्रुवांश ने खुद को छिपाने के लिए एक पहाड़ी दरार ढूंढी और फिर पालती मारकर बैठ गया। इससे पहले कि वो उस हड्डी को देखता, उसने अपनी चेतना शक्ति को पूरी तरह से छुपा लिया। इस तरह कोई भी आसानी से उसके वहां होने का पता नहीं लगा पाता। जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी चेतना शक्तियां छुपाई तो आसमान में सरसराहट की आवाजें गूंजने लगी, और एक के बाद एक कई लोग वहां से गुजरने लगे। जब उन्होंने आसपास छानबीन की और कुछ हाथ नहीं लगा तो वो नाकाम होने पर कोसते और चिल्लाते हुए वहां से दूर चले गए। इस बीच पहाड़ के अंदर ध्रुवांश की हल्की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, और उसके होठों के कोनों पर एक मजेदार मुस्कान उभर आई। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए, और उसने अपने हाथों से बड़े ध्यान से काले रंग की शक्ति रूप हड्डी बाहर निकाली। बाहर निकालते ही वो देखने लगा कि इस वक्त शक्ति रूप की हड्डी अजीब तरह से शांत पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें से वो पुराना दबाव जरा भी महसूस नहीं हो रहा था जो ध्रुवांश ने हड्डी के काला होने से पहले महसूस किया था। एक तरह से वो हड्डी अब बेहद आम और साधारण दिख रही थी। उस हड्डी को कुछ देर अपने हाथों में घुमाने के बाद ध्रुवांश के माथे पर शिकन आने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मजबूरी में अपना मुंह बिचकाया, क्योंकि उसे पता चला कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उस काली हड्डी में जरा भी हलचल नहीं हो रही थी। उसने उसमें चेतना शक्ति डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चेतना शक्ति काली हड्डी के संपर्क में आते ही बिना किसी वजह के दूर झटकती जाती। इसलिए थोड़ी देर की मेहनत से साफ हो गया कि शक्ति रूप की हड्डी को दबाने के साथ ही उस रहस्यमयी काले कमल ने उसे खोजने के भी सभी रास्ते बंद कर दिए थे। काली हड्डी को पकड़े हुए ध्रुवांश ने एक मजबूरी भरी हंसी के साथ कुछ सोचना शुरू किया। लगता है कि इस हड्डी के बारे में कुछ भी पता लगाने का इकलौता तरीका होगा इस रहस्यमयी काले कमल की मदद लेना। अब जो कि इतने ताकतवर खजानों को दबाकर शांत कर सकता है, तो ये उनके अंदर झांकने में भी मेरी थोड़ी मदद तो कर ही सकता है। ऐसा सोचते हुए ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा,
हे महाशक्तिशाली दयावान काले कमल, आप महान हैं, आप हमारे मालिक हैं। इस मजबूर पर थोड़ी दया कीजिए और इस खजाने के रहस्य को उजागर कीजिए। अब सब आपके ही हवाले है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो सिर्फ आपके सामने हाथ ही जोड़ सकता हूँ। ये कहते वक्त उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी, मगर जैसे उसने ये बात कही तो अचानक उसके शरीर के अंदर हलचल होने लगी। ये हलचल उसके शरीर में मौजूद रहस्यमय काले कमल से ही हो रही थी, जो फिलहाल काली शानदार रोशनी से जगमगा उठा। उस खूबसूरत लेकिन रहस्यमय काले कमल पर रोशनी ऐसे उभर आई जैसे वो दुनिया के रहस्य बताने वाला कोई प्राचीन दूत हो। तभी उसकी पंखुड़ियां खुलनी शुरू हुई, जिसमें से निकली एक रोशनी सीधे जाकर काली हड्डी से टकरा गई। जैसे ही वो रोशनी उस काली हड्डी पर पड़ी तो उस पर चढ़ा काला रंग अचानक तेजी से हटने लगा और कुछ ही पलों में वो अपने चमकते हुए शानदार रूप में वापस आ गई। वो हड्डी एकदम शाही लग रही थी, जैसे वो कोई पवित्र मणि हो। इसके अलावा इस बार शक्ति रूप की हड्डी से पहली जैसी कोई खतरनाक हरकत भी नहीं हुई, बल्कि वह चुपचाप ध्रुवांश की हथेली पर पड़ी रही। अपना ध्यान लगाकर ध्रुवांश ने मणि जैसी हड्डी की सतह पर मौजूद अजीब चमक को देखा, जिस पर एक भी दाग नहीं था। अब जो कि वो पत्थर बिल्कुल साफ और शांत हो गया था, इसलिए थोड़ा गौर करने पर ध्रुवांश को उसके अंदर सुनहरे रंग के खून की कुछ बूंदें भी दिखी। खून की बूंदों को देखते ही ध्रुवांश के चेहरे पर बेनता हैरानी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या इस पत्थर के अंदर मौजूद खून की बूंदें उस शक्ति रूप की हैं जो सत्य शोधक पहाड़ी में मारा गया था? हड्डी के अंदर सुनहरा खून देखते ही ध्रुवांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खून शायद एक शक्ति रूप का मूल खून था। भले ही वो बस खून की कुछ बूंदें ही थी, लेकिन ऐसी चीज के सामने तो अमोघनाथ स्तर के योद्धाओं की आंखें भी लालच के मारे लाल हो जाती। कहा जाता था कि प्राचीन काल में सत्य शोधक पहाड़ी में बैठे बैठे एक शक्ति रूप की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शक्ति रूप की हर चीज वक्त की रेत में धुल गई होगी, यहाँ तक कि शक्तिशाली मूल खून भी इतने लंबे समय में धीरे धीरे खत्म हो गया होगा। लेकिन किसने सोचा था कि इस मणि जैसी हड्डी में उसकी कुछ बूंदें अभी भी बची होंगी। ये वाकई एक बेशकीमती और अनोखा खजाना था। ध्रुवांश महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें बेहद भारी और तेज हो गई थी। ध्रुवांश अपनी आंखों के सामने मौजूद सुनहरे मूल खून को देखकर बेहद खुश था, लेकिन तभी उसके शरीर में मौजूद रहस्यमय काले कमल से एक बार फिर गूंजने की आवाजें आने लगी। इसके तुरंत बाद वो सफेद हड्डी धीरे धीरे ध्रुवांश की हथेली से ऊपर उठने लगी। तभी ध्रुवांश ने देखा कि उस हड्डी से रोशनी निकल रही थी, जिसके चलते वो हैरान होकर कहने लगा, ये क्या हो रहा है? मेरी हथेली से ये हड्डी ऊपर क्यों हो गई? और ये रोशनी? जहां तक उस सुनहरे मूल खून की कुछ बूंदों की बात थी, तो वो भी उस हड्डी के अंदर से निकलकर धीरे धीरे फैलने लगी। फिर वो खून की बूंदें ध्रुवांश के ठीक सामने आकर चुपचाप तैरने लगी। उन बूंदों से निकलती हल्की सुनहरी चमक की वजह से पूरी दरार सुनहरी रंगत में नहा गई थी। ध्रुवांश तो सुनहरी मूल खून की बूंदों को घूर कर देखता जा रहा था। वैसे तो उसे उन बूंदों से हैरान कर देने वाली चेतना शक्ति महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो ये साफ साफ समझ पा रहा था कि उन खून की कुछ बूंदों में असल में कितनी खौफनाक शक्ति भरी हुई थी, जो वो उन्हें महसूस तक नहीं कर पा रहा था। इतनी खौफनाक शक्ति के सामने किसी अमोघनाथ तक को तगड़ा झटका लग सकता था। इसके अलावा सुनहरे मूल खून के अंदर से बिजली के गरजने की धीमी धीमी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब वो शक्ति रूप जिंदा थे तो उन्होंने जरूर बिजली के गुण वाली किसी खास चेतना कला में महारत हासिल की होगी। सिर्फ तभी उनके मूल खून में बिजली की ऐसी खौफनाक शक्तियां मौजूद हो सकती थी। एक पल बाद अचानक सुनहरे मूल खून की वो कुछ बूंदें सुनहरी रोशनी की किरणों में बदल गई और सीधे ध्रुवांश की तरफ पड़ने लगी। फिर उसकी बेहद हैरान आंखों के सामने वो किरणें सीधे उसके शरीर में घुस गई। इस अनहोनी की वजह से ध्रुवांश के दिल में तुरंत एक भयानक खौफ पैदा हो गया और उसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं, ये मेरे शरीर में क्यों घुस रहा है? मैं इतनी शक्तिशाली चीज का फायदा उठाने के काबिल नहीं हूँ। इसकी एक बूंद भी मेरे शरीर के चीथड़े उड़ा देगी। मारे गए। ये सच था कि वो शक्ति रूप के उस मूल खून को पाने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए वो चीज जानलेवा साबित होती। लेकिन ध्रुवांश की इच्छा की जरा भी परवाह किए बिना वो सुनहरा मूल खून सीधे उसके शरीर में घुस गया। वो उसके खून, मांस और नाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा और फिर हैरान कर देने वाली रफ्तार के साथ वो ध्रुवांश के शरीर में ठीक वैसे ही घुलने लगा जैसे स्याही की एक बूंद पानी के एक बड़े से बर्तन में घुल जाती थी। बिजली कड़कने की खौफनाक आवाजें एक बार फिर ध्रुवांश के शरीर के अंदर गूंजने लगी, जिससे उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। इस वक्त वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर अचानक एक खौफनाक और खूंखार शक्ति फूट रही थी, जो उसके शरीर को फाड़कर बाहर निकलना चाहती थी। ये शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश निराशा में डूबने वाला था,
तो वो सुनहरा मूल खून उसके खून और मांस से दूर जाने लगा, बल्कि वो तो सीधे उसके शरीर की गहराइयों में जा पहुंचा। ये वही गहराइयां थी जहां रहस्यमयी काला कमल मौजूद था, जिसके सामने एक पल रुककर वो मूल खून उस कमल में जाकर समा गया। सुनहरे मूल खून के काले कमल में जाते ही वो कमल एक पल के लिए जोर जोर से कांपने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उस कमल की सतह पर एक के बाद एक सुनहरे जादुई निशान उभरने लगे। वो जादुई निशान उस रहस्यमयी काले कमल की गहराइयों से निकली किसी प्राचीन लिखावट जैसे लग रहे थे, जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य और अथाह होने का एहसास समेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उस रहस्यमयी काले कमल के भीतर छिपी चीज शक्ति रूप के मूल खून से सक्रिय हो गई थी। भले ही ध्रुवांश ये जानने में बेहद दिलचस्पी रखता था कि उस रहस्यमयी काले कमल का राज क्या था, लेकिन इस वक्त वो अपने दिमाग में एक भी फालतू ख्याल लाने का खतरा नहीं उठा सकता था। भले ही वो सुनहरा मूल खून पूरी तरह से उस कमल में समा गया था, लेकिन जब वो उसके शरीर से गुजरा था तो उसके कुछ मामूली अंश ध्रुवांश के खून और मांस में चिपक कर रह गए थे। महज ये छोटे छोटे बचे हुए अंश भी ध्रुवांश के लिए बेहद खौफनाक थे। इसलिए इस वक्त ध्रुवांश का पूरा शरीर एक भट्टी की तरह बन गया था और उसके शरीर का सारा खून और मांस चलने लगा था। सुनहरी बिजलियों की लकीरें सुनहरे रंग की चमक के साथ ध्रुवांश के खून और मांस में आर पार हो रही थी। एक तेज दर्द ध्रुवांश के पूरे शरीर में फैलने लगा, जिससे उसकी कनपटी पर नसें तनकर सूज गई और वो देखने में बेहद खूंखार और भयानक लगने लगा। अपने दांत जोर से भींचते हुए ध्रुवांश ने अपनी आस्तीन लहराई और काले रंग के बिजली वाले तरल से बना एक कमल का फूल पलक झपकते ही सामने आ गया। ये वही बिजली देव कमल था जो उसे बहुत पहले उत्तरी दरिया ड्रैगन की मदद करते वक्त मिला था। इस बिजली देव कमल से शरीर को तपाकर मजबूत बनाना बहुत असरदार होता था। उस कमल को हासिल करने के बाद से ध्रुवांश अपने बिजली देव शरीर को ताकतवर बनाने के लिए हमेशा बिजली देव कमल की शक्तियों पर ही निर्भर रहा था। मगर इस वक्त उसकी हालत बेहद खतरनाक थी। शक्ति रूप के मूल खून के बचे हुए अंश बहुत ज्यादा खौफनाक थे और उनकी ताकत से उसका शरीर लगभग फटने वाला था। अब उसे अपने पहले से ही ताकतवर शरीर को एक स्तर और ऊपर ले जाना था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसके लिए इस जानलेवा मुसीबत से बचना नामुमकिन हो जाता। फिर बिजली देव कमल पर बैठकर ध्रुवांश ने जबरदस्ती अपने शरीर को काबू में किया, जो जलकर आग के गोले में बदलने वाला था। अपने हाथों को मिलाकर उसने एक सील बनाई और बिजली देव शरीर इस्तेमाल करना शुरू किया। वैसे तो इस वक्त वो बहुत बड़े खतरे में था, लेकिन जैसा कहा जाता था कि आपदा में ही अवसर होता था, ठीक उसी तरह ध्रुवांश के लिए मुश्किल बहुत फायदा भी करा सकती थी। इस बारे में सोचकर ध्रुवांश ने कहा, अगर मैं शक्ति रूप के मूल खून की बची हुई शक्ति को सोखने में कामयाब रहा तो मेरी बिजली देव शरीर चेतना कला और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। उससे जुड़े हुए फायदे और खतरे के बारे में सोचकर ध्रुवांश ने अपने दांत भींच लिए। इस वक्त वो बस अपनी पूरी ताकत से लड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। तो क्या होगा जब शक्ति रूप के मूल खून को सोख कर ध्रुवांश बनेगा ताकतवर, और क्या वो लिरोम और बाकी लालची योद्धाओं का सामना करने में हो पाएगा कामयाब? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।